Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about multifactorial disorders. Multifactorial disorders are actually it is a inheritance problem in which a single phenotype, एक जो phenotype होती है उसको एक से ज़्यादा genes जो है वो control कर रहे होते हैं और वो जो genes होते हैं वो different locus के ऊपर present होते हैं और उन सब genes का एक cumulative effect होता है जो कि एक single phenotype को affect कर रहा होता है और जो सारे के सारे genes होते हैं उन सब का थोड़ा बहुत रोल होता है उस एक खास किस्म की फिनोटाइप के ऊपर और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी उसमें रोल प्ले करता है उसके फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में। तो ऐसा जो आप कह सकते हैं फिनोटाइप होती है उसको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल है, मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल जीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट लोकस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड all the genes have cumulative effect on that particular phenotype. None of the gene is dominant or recessive to another, but यहाँ पे मेंडल का जो लॉ होता है कि अगर दो जीन्स हैं तो एक जीन जो है वो डोमिनेट करता है, दूसरा जो है वो मास्क हो जाता है और उसका इफेक्ट जो है वो छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जीन्स हैं कोई भी जीन डोमिनेट नहीं करता और ना ही कोई रिसेसिव होता है, बल्कि सारे के सारे जो जीन्स होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं और हर जीन का थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है फिनोटाइप के ऊपर। Different genetic diseases have. First one is disorders with multifactorial inheritance, which is also known as polygenic inheritance. The second is that we already discussed in detail is a Mendelian disorder, which is also known as monogenic inheritance. Our chromosomal aberrations are also we have discussed, in which mutations we have discussed actually. मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें मल्टीपल जीन्स होते हैं जो करते हैं और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट जो है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में। एज यू कैन सी हियर ये जीन्स जो हैं और इसके साथ इन्वायरमेंट है, इन दोनों का कोमुलेटिव इफेक्ट है और वो दोनों ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं। Then first degree relative share over age 50% of their gene, and when we talk about the familial occurrence probability of disease is in first degree relative there is a chance of 5 to 10%, and in second degree relatives there is a chance of 0.5 to 1%, and there could be a chance of one organ could be affected in both cases of first degree relatives and second degree relatives as well. रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रोनरी आर्टरी डिजीज। क्रोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसा डिसऑर्डर है, एज यू नो, कि आर्टरीज जो हैं इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और क्रोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि अगर उस आर्टरी के अंदर कोई ब्लड क्लॉट कर जाता है या फिर लिपिड जो है वो इकोमुलेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो पैसेज है ब्लड के फ्लो का टूवर्ड्स द हार्ट वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर है वो है क्रोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम ये देखेंगे कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। द फर्स्ट वन इज अनकंट्रोलेबल बट आइडेंटिफेबल। ठीक है, दूसरा जो है वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। अनकंट्रोल क्या है कि फैमिली हिस्ट्री यानी कि जेनेटिक्स में है, जो चीज़ जीन्स में होती है उसको बहुत मुश्किल होता है क्योर करना। ऑल दो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जीन्स को भी आल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस। और इसके अलावा वो एज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर ये मेल सेक्स में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की डाइट में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। लो सीरम हाई डेंसिटी लिपिड को कंट्रोल किया जा सकता है। हाई सीरम लो डेंसिटी लिपिड को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस, insufficient exercise, obesity and diabetes, all these factors can be controlled and are treatable, but genetics, age and male sex is not under control.
कॉमन डिजीजेज दैट आर मल्टीफैक्टोरियल, द फर्स्ट वन इज एस्थमा। एस्थमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई जो है वो उसमें म्यूकस जमा होने की वजह से एक पर्सन जो है वो सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर सकता। और एस्थमा जो है ये एक एलर्जिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और इसमें पेशेंट जो है उसको इनहेलर दिया जाता है जिसकी वजह से ब्रोंकाई जो है वो डायलेट कर जाती है ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। सेकेंड वन इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिस जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाए और अपने ही सेल्स के अगेंस्ट वो फाइट करना शुरू कर दे और आपके अपने ही इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, बिकॉज दे विल रिकॉग्नाइज द बॉडी ओन सेल एज अ फॉरेन पार्टिकल। अल्जाइमर डिजीज जो है इसको आप डिमेंशिया भी कह सकते हैं, और ये एल्यूमिनियम हाई होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। और ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। इसके बाद कैंसर है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, मे बी ड्यू टू जेनेटिक problem, maybe due to radiations, chemicals, entry of bacteria, viruses that can cause a cell to control, to divide unlimited times, और as a result कैंसर वहां पे हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट एक्चुअली एक पर्सन जो नॉर्मल होता है उसमें मैग्जीला जो है वो बिल्कुल सेपरेटेड होता है, बट अगर मैंडिबल और मैग्जीला दोनों एक सेपरेटेड नहीं है, मतलब जो आपका हार्ड पैलेट है वो मैक्सिला के साथ वो अटैच्ड है, तो एक पर्सन नॉर्मल है, बट अगर उसमें एक पूरी दरार आ गई है यानी कि एक पूरा गैप है तो वो पैलेट क्लेफ्ट होता है। यानी कि क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप आना। पैलेट अगर इनमें जो है वो गैप आ गया तो उसकी वजह से क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। और इसकी वजह से जो पर्सन होता है जब भी वो खाना खाता है या पानी पीता है तो उसकी वजह से पानी जो है या कोई भी चीज़ है वो उसके नाक में और गले में भी चली जाती है। कार्डियक डिजीजेस भी हो सकती हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, डायबिटीज mellitus विच इज़ अ शुगर, एंड इन विच द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी इंक्रीज। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो पेंक्रियाज है वो इतनी इंसुलिन नहीं बना सकता कि वो ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सके। एपिलिप्सी, इट इज ऑल्सो अ नर्वस डिसऑर्डर। और एपिलिप्सी जो है इसमें भी क्या होता है कि एक जो नर्व इम्पल्स होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड कंडक्शन होती है कि एक पर्सन जो है वो अनकंट्रोल टाइम उसमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस टाइम के बाद वो पर्सन खुद ही नॉर्मल स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन इज अ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और ये स्ट्रेस की कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है कि जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, और जिसकी वजह से इतना तेजी से ब्लड फ्लो करेगा कि वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से देर इज अ चांस ऑफ कि वो रप्चर भी हो सकती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि एक पर्सन जो है वो जहनी तौर पे इतना स्ट्रांग नहीं है। इनफर्टिलिटी, इट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट बी पर्सन मे बी अ मेल और फीमेल कैन नॉट बी मदर और अ फादर। ओबेसिटी, मोटापा विच इज अ मदर ऑफ डिजीजेस। अगर ओबेसिटी है उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। if you want to prevent all the disorder you should be fit and add exercise habit in your life। रिमाटाइड आर्थराइटिस जो है ये भी एक जॉइंट का प्रॉब्लम है और इसमें इन्फ्लामेशन होती है, और जो जॉइंट्स के ऊपर बोन्स के ऊपर जो आप कह सकते हैं जॉइंट्स के ऊपर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा DSM-4 डिसऑर्डर भी इसके अंदर ही आता है। Then how we can treat all these genetic disorders? Our genetic disorders are rarely treatable क्योंकि बहुत रेयर होता है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड के जीन्स हैं तो जीन थेरेपी करना और इसके अलावा जीन्स को आइडेंटिफाई करना ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जीन थेरेपी जो है वो आजकल यूज हो रही है। जीन थेरेपी इज अ प्रोसेस इन विच अ डिफेक्टिव जीन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, एंड इन दैट डिफेक्ट इन प्लेस ऑफ दैट डिफेक्टिव जीन्स अ नॉर्मल जीन इज प्लेस्ड इन द बॉडी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और इसके अलावा मेडिकेशंस की जाती हैं, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है कि अगर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ फोलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रेग्नेंट फीमेल is inducing the incidence of मेनिग्नोसील, एक डिसऑर्डर है जो कि इसकी वजह से तो हम ये कर सकते हैं कि वो फीमेल फोलिक एसिड को कंज्यूम ना करे जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर ना हो।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज आर यू कैन से अ जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें जो बच्चा है वो सही तरीके से सीख नहीं सकता, उसका माइंड जो है वो सही डेवलप नहीं होता। अवेयरिंग बिफोर अडल्टहुड करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंटली impaired cognitive function and defective in two or more adoptive behavior. What are the symptoms? Delay in oral language development, defect in memory cells, difficult learning social rule, difficulty with problem solving skills, delay in development of adoptive behavior, and lack of social inhibitors. Then, what are the causes? The genetic conditions, abnormal genes, are abnormal number of chromosomes, problems during pregnancy, drug infection, problem at birth, lack of oxygen, exposure to certain diseases or toxins like whooping cough, measles, meninges, lead, mercury, then iodine deficiency, goiter, cretinism, and malnutrition, absence of the acute uh, I don't know what is written here. Asthma, as I already discussed, asthma is a allergic problem जिसकी जो कि ब्रोंकाई की वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा होने की वजह से उसका जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा नैरो जाता है, जिसकी वजह से जो हवा है वो आसानी से पास नहीं करती और पर्सन जो है उसको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। That's all that I discussed about multifactorial disorders. I hope आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।